पाकिस्तान की सरकार और सेना बालाकोट के जिन्न से पीछा नहीं छुड़ा पा रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बात का डर जाहिर किया है कि अमेरिका से रक्षा सौदा होने के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। परमाणु जंग की धमकी देने वाले इमरान डर गए। भारत की ताकत से बाजवा एंड कंपनी में खौफ। और बालाकोट ऑपरेशन के बाद ये हमारा प्रयास बंद नहीं हुआ है। भारत की आक्रामक रणनीति से सहमे इमरान। ये तस्वीरें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सीने में अब भी नश्तर की तरह चुभ रही हैं। ये तस्वीरें अब भी पाकिस्तान सेना के पसीने छुड़ा रही हैं। तो पाकिस्तान को डर सता रहा है कि आतंकवाद से जंग लड़ने की मुनादी करने के बाद अब भारत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी कैंपों पर एक बार फिर बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत बॉर्डर पार कर आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर सकता है। यही वजह है कि दूसरी बार पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आयशा फारूकी दुनिया के सामने आई और अपनी लाचारगी जाहिर करने लगी। सुनिए कैमरों के सामने किस तरह एक बार फिर आयशा फारूकी ने भारत अमेरिका की दोस्ती को पाकिस्तान के लिए खतरा बताया। वैसे आयशा फारूकी का डर बहुत हद तक लाजमी भी है, इसलिए क्योंकि भारत ने एक बार नहीं बल्कि कई बार पाकिस्तान को आगाह किया है कि अगर वो आतंकवाद की दुकान बंद करके शांति की पहल नहीं करता तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। यही नहीं, दहशतगर्दी से लड़ने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ 22,000 करोड़ की डिफेंस डील भी की है। उधर सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के एक कार्यक्रम में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक बार फिर पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे दी। लंबे समय से भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा गया है जिसने गंभीर प्रोवोकेशन के बावजूद आतंकवाद का माकूल जवाब नहीं दिया। लेकिन 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की एयर स्ट्राइक ने इस धारणा को पूरी तरह से बदल दिया है। और ये कार्रवाइयां केवल टेररिज्म और टेरर सपोर्टिंग एलिमेंट्स के लिए मिलिट्री स्ट्राइक भर नहीं थी। इन ऑपरेशंस ने एक स्ट्रांग और अनइक्विवोकल मैसेज भी कन्वे किया है। पिछले साल 26 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर वहां मौजूद आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने जहन्नुम पहुंचा दिया था। वो दिन था और आज का दिन पाकिस्तान को अंदर ही अंदर इस बात का डर सताता रहा है कि भारत बालाकोट जैसा हमला दोबारा कर सकता है। यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी अपने इस डर का कई बार इजहार भी कर चुके हैं। इमरान खान के पेट में दर्द सिर्फ इसलिए हो रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की कूटनीति से दुनिया के तमाम देश भारत के साथ आ खड़े हुए हैं। खासकर आतंकवाद के मुद्दे पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है और दुनिया के लगभग सभी देश इसे सबसे बड़ा खतरा मानने लगे हैं। अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क तो यहां तक ऐलान कर चुका है कि भारत के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ना अब उसकी प्राथमिकता है और भारत को रणनीतिक साझेदार बनाना बदलते वक्त की जरूरत है। कूटनीति के मैदान में पीएम मोदी के हाथों क्लीन बोल्ड होने के बाद इमरान खान को जब कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर में मानवाधिकार का मुद्दा उछालने की कोशिश की। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में कश्मीर को लेकर अपनी चिंता जाहिर की, जिसके जवाब में भारत ने उसे मानवाधिकार पर लेक्चर देने से परहेज करने की हिदायत दी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने पाकिस्तान को आतंकियों की मदद के लिए खूब लताड़ लगाई। पाकिस्तान को एक बार फिर सच से सामना करवा दिया। तो शायद यही वजह है कि कल तक परमाणु युद्ध की धमकी देने वाला पाकिस्तान
अब शांति की माला जपने लगा है। पाकिस्तान की सेना अब परमाणु युद्ध की बात से तौबा करने लगी है। बाजवा और उनकी बुज़दिल फौज की बत्ती गुल। पाकिस्तान कश्मीर को मुद्दा बनाना शायद ही कभी छोड़े, लेकिन उसे इतना तो पता चल चुका है कि वो चाहकर भी हिंदुस्तान से परमाणु युद्ध नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान सेना के ही एक आला अधिकारी ने पूरी दुनिया के सामने कबूल किया कि युद्ध पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। परमाणु युद्ध पर पाकिस्तान सेना का कबूलनामा। इमरान के सेनापति बाजवा का बाबर बागी हो गया। इमरान खान और पाकिस्तान सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा इन दिनों बेहद परेशान हैं। देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। बलूचिस्तान से लेकर पीओके में विरोध की आग धधक रही है। ऊपर से भारत आतंकवाद के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ने की शुरुआत कर चुका है। यही नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की सेना को इससे भी ज्यादा परेशान कर रही है हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत। यह है पाकिस्तान सेना की मीडिया विंग ISPR के DG बाबर इफ्तिखार। इन्होंने पाकिस्तान के डर की कहानी पूरी दुनिया के सामने रख दी है। बाबर इफ्तिखार ने मान लिया है कि पाकिस्तान चाहकर भी भारत के साथ परमाणु जंग नहीं लड़ सकता। ISPR यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस पाकिस्तान सेना की बात, उसका रुख सबके सामने रखती है। मतलब ये कि पाकिस्तान सेना भी मान चुकी है कि भारत से परमाणु युद्ध लड़ना उसके बस की बात नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान सेना को अचानक ये सच्चाई क्यों याद आई? अचानक पाकिस्तान की सेना शांति की बात क्यों करने लगी? तो इसके पीछे है वो रक्षा बजट जिसमें पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं टिकता। 2018-19 में भारत का रक्षा बजट था 2.95 लाख करोड़, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ 52,000 करोड़। 2019-20 में भारत का रक्षा बजट रहा 3.18 लाख करोड़, जबकि पाकिस्तान का 53,164 करोड़। दुनिया में अमेरिका रक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करता है, जिसके बाद नंबर आता है चीन का, जबकि भारत का रक्षा बजट इन दो देशों के बाद सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान इस लिस्ट में कहीं नहीं टिकता। यहाँ तक कि बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश भी पाकिस्तान के लगभग बराबर ही रक्षा पर खर्च करता है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब परमाणु युद्ध से तौबा कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान परंपरागत युद्ध में आज भी भारत से दो हाथ करने की बात कर रहा है। बालाकोट में आतंकवादी कैंपों पर भारतीय वायुसेना के हमले के 1 साल बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रमुख मुजाहिद अनवर खान ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी। मुजाहिद अनवर खान यही नहीं रुके, बोलते बोलते उस मुद्दे को भी हवा देने की कोशिश की जिसने इमरान खान को हर मंच पर बेइज्जत ही किया है। जी हां, पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख ने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए एक बार फिर जिहाद की वकालत की और इशारों इशारों में आतंकवाद से दोस्ती निभाने की बात करते नजर आए। हकीकत तो यही है कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधरने वाला। उसे पता है कि वो किसी भी तरह भारत से उलझने की जुर्रत करेगा तो क्या हश्र होगा। लेकिन आदत से मजबूर पाकिस्तान हर बार किसी न किसी तरीके से जंग जरूर चिल्लाता है। लिहाजा भारत पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों पर ध्यान न देकर आतंकवाद के सफाई के अपने मिशन पर लगा हुआ है। भारत कश्मीर से दहशतगर्दी का नामो निशान मिटाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, तो सेना का ऑपरेशन ऑल आउट भी जारी है। अपनी बंदूक से अलग अलग तरह के जहाँ पर जो है वो क्राइम किए हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत गिरावट आई है पहले के मुकाबले में। अगर हम साल 19 का पहला महीना और साल 20 का पहला महीना देखें तो 60% की गिरावट टेररिस्ट रिलेटेड जो क्राइम के अंदर देखी गई थी। हमारी कोशिश है कि इस तरह के ट्रेंड को मेंटेन करें। पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने आ गए थे। दोनों देशों के बीच खटास इतनी बढ़ गई थी कि जंग जैसे हालात पैदा हो गए थे। भारत ने धैर्य बनाए रखा और किसी भी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई नहीं की, लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आया। आज भी वो आए दिन बॉर्डर पर गोलाबारी कर रहा है। उसके नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं और सेना सीमा पर सैनिकों की तादाद
बढ़ाती चली जा रही है। भारत से पाकिस्तान शांति की बात करे, बस इसी में उसकी भलाई है। इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। पाकिस्तान में बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ती जा रही है और अब तो IMF भी पाकिस्तान को दी गई मदद पर दोबारा विचार कर रही है। दहशतगर्दी से दोस्ती निभाते निभाते पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। इस्लामिक कट्टरपंथ को समर्थन देते देते पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है। महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जनता भूखों मर रही है और इमरान ऐसे कदम उठा रहे हैं, ऐसे नियम बना रहे हैं जिससे कल बर्बाद होता पाकिस्तान आज तबाह हो जाए। यहां तक कि IMF जैसी संस्थाएं भी अब पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने से कतराने लगी हैं और जो रकम दी है उस पर भी पाकिस्तान से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। IMF का एक दल करीब 42,000 करोड़ रुपए के बेल आउट समझौते के तहत पाकिस्तान के प्रदर्शन की समीक्षा कर रहा है। इस बेल आउट पैकेज के लिए पिछले साल जुलाई में समझौता हुआ था। यह आर्थिक मदद पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दी गई है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2018 में IMF से बेल आउट पैकेज के लिए गुहार लगाई थी। उस वक्त इमरान खान ने सत्ता संभाली ही थी, लेकिन इमरान सरकार ने बेल आउट पैकेज की मोटी रकम आतंकवाद को पालने पोसने में झोंक दी। जनता तक सरकारी मदद पहुंची नहीं तो आर्थिक स्थिति सुधरने की जगह खराब होने लगी। अब IMF पाकिस्तान की रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिससे तय किया जाएगा कि पाकिस्तान भविष्य में किसी आर्थिक मदद के लायक है भी या नहीं। लेकिन इमरान खान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसे फैसले कर रहे हैं जिनका पूरी दुनिया में मखौल बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई की रोकथाम के लिए सरकार ने एक अजीबोगरीब फैसला किया है। प्रधानमंत्री इमरान खान औरतों को घर चलाने के लिए एक गाय, भैंस और 3 बकरियां देंगे। मेरा कारोबार मेरी आमदनी नाम के प्रोग्राम के उद्घाटन के दौरान इमरान खान ने यह ऐलान किया। फायदा क्या हो रहा है सर, सब अपना हिसाब सीधा कर रहे हैं। हर बंदा अपनी दिहाड़ी बनाने के चक्कर में लगा हुआ। इतनी महंगाई थी, हम लोग गरीब आदमी किधर जाए, हर चीज चढ़ती चली जा रही है। पीछे से 5 रुपये पड़ते हैं कि दुकानदार 10 रुपये पड़ा देता है। पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। महंगाई रोजाना बढ़ती जा रही है। बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। गाय, भैंस और बकरियां देना भी उसी कदम का हिस्सा है। लेकिन क्या भूख और बेरोजगारी से जूझती जनता को गाय, भैंस और बकरी देने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान को आतंकवाद से कन्नी काटनी होगी, शांति कायम करनी होगी और भारत का सहारा लेना होगा। वरना वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे पाकिस्तान एक मुल्क था। उधर सीरिया में हवाई हमले में तुर्की के 33 सिपाही मारे गए। इसने तुर्की के तेवरों को जबरदस्त धक्का पहुंचाया है। इदलिब की यह लड़ाई अब और भी ज्यादा तीखी होने लगी है, क्योंकि सीरिया पर जवाबी कार्रवाई करते हुए तुर्की ने उसके 300 से ज्यादा सैनिक मारने का दावा किया है। इदलिब में सीरिया की सेना का हवाई हमला। हवाई हमले में मारे गए तुर्की के 33 सैनिक। तुर्की पर दमिश्क पर हमला करने का आरोप। सीरिया के हवाई हमले से दुनिया तिलमिलाई। तुर्की की मदद का रास्ता तलाश रहा अमेरिका। तुर्की का 303 सीरियाई सैनिक मारने का दावा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेजी से सायरन बजाती एम्बुलेंस की आवाज इस पूरे इलाके को दहशत में डालने के लिए काफी है। यह तुर्की का सरहदी इलाका है।
जहां एम्बुलेंस की तेज रफ्तार उस इमरजेंसी का इशारा कर रही है जिसकी आड़ में तबाही, बर्बादी और खौफ का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला छिपा हुआ है। इस बेलगाम रफ्तार की एम्बुलेंस के इस तरह भागने के पीछे असल वजह है ये उस हवाई हमले की तस्वीरें हैं जिसने तुर्की की सेना को जबरदस्त चोट पहुंचाई है। यह सीरिया के इदलिब का वो पूर्वोत्तर इलाका है जहां बीती रात सीरिया की सेना ने हवाई हमला किया था। यही वो इलाका भी है जहां तुर्की की सेना के सिपाही भी अपनी अपनी निगरानी पोस्ट पर मौजूद थे। लेकिन सीरिया के दावे पर यकीन किया जाए तो उसने ये हवाई हमला बशर अल असद सरकार के विद्रोहियों को मार गिराने और उन्हें इस इलाके से खदेड़ने के इरादे से ही किया था। लेकिन इस हवाई हमले की चपेट में तुर्की सैनिक आ गए। खबरों का खुलासा है कि 2016 के बाद से सीरियाई सेना के किसी ऑपरेशन में किसी एक दिन में मारे गए तुर्की सैनिकों की ये सबसे बड़ी गिनती है। As a result of the airstrikes, 33 soldiers are martyred. None of our wounded soldiers who are being treated in hospital are in critical condition. अंकारा यानी तुर्की की राजधानी का इल्जाम है कि हवाई हमले में तुर्की के कम से कम 33 सैनिक मारे गए और इस हमले के लिए बशर अल असद सरकार को कसूरवार ठहराया जा रहा है। सीरिया के सीमावर्ती तुर्किश प्रांत हाते के गवर्नर रहमी दोगन ने कहा कि सीरिया के इस हमले में दर्जनों और सैनिक जख्मी हुए हैं जिनका तुर्की के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। तुर्की ने इदलिब में उसकी निगरानी चौकियों से सैनिकों को हटाने के लिए सीरिया सरकार से कहा है, जबकि मॉस्को ने अंकारा पर सीरिया में आतंकवादियों को मदद पहुंचाने का संगीन इल्जाम लगाया। लेकिन इस हमले के बाद तुर्की बहुत तेजी से छटपटा रहा है। उसका कहना है कि यह हमला ऐन उस वक्त अंजाम दिया गया जब रूस का एक प्रतिनिधि मंडल 2 दिन तक अंकारा में सीरिया के हालात पर बातचीत करने के बाद मॉस्को लौटा। लिहाजा इदलिब में इस हमले के बाद सीरिया के बागी समर्थक अंकारा और दमिश्क का साथ देने वाले मॉस्को के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। तुर्की के साथ साथ अमेरिका और यूरोपीय संघ भी इस हमले के लिए रूस को कसूरवार ठहराने पर तुले हुए हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को हुए इस हमले के फौरन बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने अंकारा में आनन फानन में एक इमरजेंसी बैठक शुरू कर दी है। एर्दोगान के प्रेस सेक्रेटरी फेरेतिन अल्तुन की बातों पर यकीन किया जाए तो तुर्की की सेना ने हवाई हमले के बाद सीरिया सरकार के सभी उन ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की जिनके बारे में तुर्की को सही जानकारी थी। दमिश्क यानी सीरिया की सरकार का भी यही इल्जाम है कि तुर्की ने इस ऑपरेशन के बाद सीरिया की राजधानी के आसपास जमकर गोलाबारी की। तुर्की भी इस हमले की पुष्टि करते हुए कहता है कि उसने सीरिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में 300 से ज्यादा सीरियाई सैनिकों को मौत के घाट उतारा। हालांकि इस बारे में सीरिया का मीडिया और सरकारी एजेंसियां फिलहाल चुप हैं। लेकिन सीरिया की तरफ से सामने आए आंकड़े बताते हैं कि अकेले फरवरी में इदलिब में तुर्की के 53 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। उधर सीरिया और तुर्की के बीच तनी तलवारों और इदलिब में भड़कती जंग की आग को देखते हुए नेटो में खलबली का आलम है। उधर अमेरिका ने तुर्की के कदम को सही ठहराते हुए सीरिया सरकार और उसके सहयोगी रूस से इदलिब में अपना घिनौना ऑपरेशन फौरन रोकने को कहा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की बातों पर यकीन किया जाए तो अमेरिका नेटो सहयोगी तुर्की का साथ देने को तैयार है और असद सरकार के साथ साथ रूस और ईरान से इलाके में शांति बनाए रखने की बात कही है। साथ ही इस बात का भी इशारा कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में जंग के हालात में वो कैसे तुर्की का साथ दे सकता है। इस बारे में वो सभी विकल्पों पर गौर कर रहा है। ये जंग बेशक सीरिया और तुर्की के बीच ठनी हो, लेकिन असल मुसीबत तो उन लोगों की है जो सीरिया के इस हिस्से से बेघर होकर मारे मारे फिर रहे हैं और ये गिनती लाखों में है।
और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गुजरात से, जहां सूरत में चलती बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि आग लगने की भनक लगते ही ड्राइवर ने बस में सवार सभी यात्रियों को नीचे उतरने की हिदायत दी और तेजी से यात्री बस से नीचे सुरक्षित पहुंच गए। इससे पहले कि आग की लपटें बस को पूरी तरह से अपनी चपेट में लेती, ड्राइवर की सतर्कता से यात्री सुरक्षित नीचे उतर गए। लेकिन देखते ही देखते ये आग और तेज होने लगी। लेकिन यात्रियों के सुरक्षित बाहर निकल जाने की वजह से एक बड़ा हादसा भी टल गया है। गुजरात के सूरत की ये तस्वीर है, सरथाना इलाके में, जहां सड़क पर ही चलती बस में आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी और भगदड़ का आलम था, लेकिन बेहद सूझबूझ और सतर्कता दिखाई इस बस ड्राइवर ने, जिसने यात्रियों को तुरंत समय रहते बस से नीचे उतरवा दिया। और इस वजह से किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन देखते ही देखते ये बस आग की लपटों में घिरती चली गई। और खबर हिमाचल प्रदेश के शिमला से, जहां एक बार फिर बर्फबारी हुई है और बर्फ पड़ने से वहां एक बार फिर तापमान में तेजी से गिरावट आई। बताया जा रहा है कि इस हर साल के मुकाबले इस बार पूरे हिमाचल प्रदेश में काफी बर्फबारी हुई है और इस मौसम के जाते जाते एक बार फिर ये बर्फबारी वहां पहुंचे सैलानियों के लिए मौज मस्ती और आनंद का मुद्दा। लेकिन शिमला में एक बार फिर बर्फबारी कुछ जगहों पर लोगों के लिए दिक्कत भी पैदा करती दिखाई दी। हालांकि पहुंचे सैलानी यहां इस बर्फबारी से काफी खुश दिखाई दिए, लेकिन इस बर्फबारी की वजह से शिमला और आसपास के इलाकों में तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। और यह तस्वीर हिमाचल प्रदेश के शिमला की है, जो एक प्रमुख पर्यटक स्थल भी है। लेकिन अमूमन इस मौसम में बर्फबारी कम ही होती है, लेकिन जाते जाते इस मौसम की एक बार फिर तेज बर्फबारी शिमला में हुई। तो छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स के छापे पर सियासी घमासान भी लगातार जारी है। इनकम टैक्स के छापों के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रायपुर में इनकम टैक्स के दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। पिछले 3 दिनों में इनकम टैक्स ने छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के करीबी सरकारी अधिकारियों, कांग्रेस के नेताओं और व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। कांग्रेस का आरोप है कि राजनीतिक कारणों से ये छापेमारी की जा रही है और उनके नेताओं के साथ साथ अधिकारियों को भी परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इनकम टैक्स के दफ्तर में भी घुसने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल पिछले 3 दिन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी कई ठिकानों पर हो रही। कई अधिकारियों और व्यापारियों के ठिकानों पर यह छापेमारी, लेकिन यह हंगामा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की और आरोप लगाया कि दरअसल सीएम भूपेश बघेल के करीबियों और अधिकारियों को परेशान करने के लिए इस तरह की कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से की जा रही है।